Namaskar, this is RK Rao and welcome to my YouTube channel RK Campus Official and RK Campus app. So बच्चों in this video we are going to learn something very important. इस वीडियो में हम बहुत कुछ important सीखने जा रहे हैं. इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं आपके 25 क्वेश्चंस लिए हैं. सो इस सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे. जो 25 क्वेश्चंस एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड व आर्मी क्लर्क के अंदर डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं. और मोस्टली ये क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछे जाते हैं. मोस्ट आस्क्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बार बार ये क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं. हमारे पास इस तरह से एक संग्रह है क्वेश्चंस का. सो इन्हीं क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए भाई, सबसे पहले आता है हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एयरफोर्स 2017 में. क्वेश्चन क्या था मैं लिख देता हूं. मोहन टीचेस इंग्लिश. आप लोग ना कॉपी किताब पेन रखा करो साथ में ताकि अपने नोटबुक में ये चीज़ें उतार सको. मोहन टीचेस इंग्लिश डैश अस. इसमें आपके 4 ऑप्शन आए हुए हैं. ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ था एट, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ था फॉर, और ऑप्शन सी में दिया हुआ था आपका टू, और ऑप्शन डी में दिया हुआ था फ्रॉम. ठीक है, क्या दिया हुआ था? फ्रॉम दिया हुआ था. तो देखिए भाई, इसमें हमारा मोहन टीचेस इंग्लिश, इसमें ऑप्शन 2 जो है सी, दिस इज करेक्ट. क्यों करेक्ट है ये मैं आपको बता देता हूं. ठीक है ना, ये करेक्ट क्यों है मैं बता देता हूं आपको. पूरा इसको डिटेल में समझा देता हूं. मान लीजिए हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दें कि मोहन टीचेस आस इंग्लिश. बात तो वही है कि मोहन हमें इंग्लिश पढ़ाता है और मोहन टीचेस इंग्लिश टू अस. मोहन इंग्लिश हमें पढ़ाता है. तो यहाँ पे तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ और यहाँ पे किसी का प्रयोग भी नहीं है. ऐसा क्यों है? देखिए भाई, इस सेंटेंस के अंदर 2 आपके ऑब्जेक्ट हैं, अस एंड इंग्लिश. सो अस हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है? अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और इंग्लिश जो है दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अस जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. देखो भाई, यदि सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे अस है, मी है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, यदि वो पहले आता है सेंटेंस में और उसके बाद कोई दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो हम प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग नहीं करते. टू या फॉर का प्रयोग नहीं करते. ठीक है. लेकिन यदि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, जैसे यहां पे आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो हम सेंटेंस में क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा आता है उसके बाद में टू या फिर फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे. तो इसमें टू लगेगा, फॉर नहीं लगेगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है भाई. सेंटेंस और भी मैं बता दूं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में. थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में और बता दूं आपको. ऑब्जेक्ट हमारे 3 प्रकार के हो गए. आपको बता दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया. ठीक है ना,
क्या बता दिया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता लग गया आपको। भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने बताया कि हमारा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और वी का अस होता है, और ही का हिम होता है, और शी का हर होता है, और दे का देम होता है। ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक तीसरा हमारे पास आता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, और आता है थोड़ा उसके बारे में आपको और बता देता हूँ इसमें, उसके बारे में थोड़ा आपको और बता देता हूँ। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, देखिए जैसे ही sang a sweet song, ही sang a sweet song, ठीक है। दो एक सेंटेंस और लिख देता हूं। ही fought a fight, he fought a fight, he fought a fight, he fought a fight, he stood in front of चलो हाँ ये ठीक है, पहले ये कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट में करें। देखिए भाई यहाँ पे सैंग सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। वर्ब क्या है, सैंग है। और स्वीट ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और सॉन्ग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट और वर्ब एक जैसी मालूम हो, ऑब्जेक्ट और वर्ब एक जैसी दिखाई दें, तो वो ऑब्जेक्ट कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है, दिस इज कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ही फोर्ट अ फाइट, फोर्ट ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, फोर्ट क्या है हमारी वर्ब है, अ फाइट क्या है ऑब्जेक्ट है। सो वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों एक जैसे मालूम पड़ रहे हैं, तो अ फाइट जो है क्या है, दिस इज अ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, इट्स अ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, एक कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। क्या है, इट्स अ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके। एक नेक्स्ट और कर सकते हैं आप लोग भाई, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और होता है हमारा, प्री पोजिशनल ऑब्जेक्ट और होता है हमारा। जैसे यानी कि उससे पहले प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ अस, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ अस। तो यहाँ पे ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, स्टूड वर्ब है, इन फ्रंट ऑफ ये हमारी प्रीपोजिशन है, दिस इज प्रेपोजिशन, दिस इज प्रीपोजिशन, ठीक है ना। और अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि प्रीपोजिशन से तुरंत पहले, सॉरी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अस यहाँ पे क्या है, दिस इज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, दिस इज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। कैसा ऑब्जेक्ट कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। सो ये क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आईसीजी में आया हुआ है, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आया हुआ है। जैसे दिस कोचिंग इज, दिस कोचिंग इज डैश, ठीक है। आपके चार ऑप्शन आए हुए हैं। ऑप्शंस क्या क्या थे मैं बता दूं आपको, माई, बी में आपका था माइन, और सी में आपका आया था आई, और डी में था मी। देखो भाई
दिस कोचिंग इज माइन, इसमें आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है भाई, यहां पे मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा दिस कोचिंग इज माई, ऐसे मैं क्यों नहीं लिख सकता दिस कोचिंग इज माई, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं ना, ये मेरी कोचिंग है, तो ये तो है तो गलत, लेकिन गलत क्यों है मैं बता दूं आपको बात। अब देखिएगा भाई, माई यहां पे क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और माइन जो है, माइन यहां पे पॉजिटिव केस प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस प्रोनाउन है। देखो भाई, अब पॉजिटिव केस प्रोनाउन जो है उसके बाद में कोई भी नाउन नहीं आ सकती, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज माई कोचिंग, दिस इज माई कोचिंग। अब माई यहां पे क्या है, माई यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में कोई भी नाउन आ सकता है, लेकिन दिस कोचिंग इज माइन, दिस कोचिंग इज माइन। तो माइन जो है, माइन यहां पे पॉजिटिव केस प्रोनाउन है, और पॉजिटिव केस प्रोनाउन के बाद में कोई भी जो है ना नाउन या प्रोनाउन नहीं आता, केवल फुल स्टॉप आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका नेवी के अंदर आया हुआ है। ब्यूटी इज ओनली 9 days wonder, beauty is 9 days wonder, ब्यूटी इज अ 9 days वंडर। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके आया था, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज दिस, ऐसे इसको बोल्ड में दिया गया था ब्यूटी को, ठीक है ना, और ऐसे करके आया हुआ था भाई, ये क्वेश्चन था कि भी व्हाट टाइप ऑफ नाउन, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज दिस बोल्ड वर्ड, बोल्ड लेटर वर्ड इज दिस, ठीक है ना, ये किस तरह की नाउन है, यानी कि ब्यूटी जो है ये किस तरह की नाउन है। ब्यूटी इज अ 9 days वंडर, सुंदरता 9 दिन की चांदनी है। तो कहता है कि किस तरह की नाउन जो है, इसके आपके 4 ऑप्शन आए थे। फर्स्ट में था अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर नाउन, बी में था आपका कलेक्टिव नाउन, और सी में आपका था मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और डी ऑप्शन आपका था अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बी आपका क्या था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन था, बी आपका क्या था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। अब देखिए भाई, सो यहां पे ब्यूटी जो है ये कौन सी नाउन है, ये दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए नाउन जो होती है हमारी 5 प्रकार की होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये सभी नाउन से डिफरेंट होती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है मैं बता दूं आपको बात, एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता देता हूं कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है, ब्यूटी जो है ये
अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है? देखो भाई, जिस चीज को आप बाजार से खरीद नहीं सकते, जिस चीज को आप बाजार से खरीद नहीं सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ब्यूटी है, सुंदरता है, क्या आप इसे बाजार से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। पेन है, PAIN, पेन है, दर्द है, क्या आप उसे बाजार से खरीद सकते हैं? क्या आप मार्केट में जाएंगे और कहेंगे कि मुझे 5 रुपए का दर्द चाहिए? नहीं मिलेगा। खुशी है, हैप्पी है, क्या आप उसे मार्केट से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। कि मार्केट में जाएंगे कि मुझे 20 रुपए की खुशी दे दीजिएगा, आप हैप्पी दे दीजिएगा, नहीं। ठीक है ना। जवानी है, यूथनेस है, यूथ है, क्या आप जवानी खरीद सकते हैं? ठीक है ना, मार्केट से नहीं खरीद सकते। एक बुढ़ापा है, ओल्डनेस जो है, ओल्डनेस जो है, क्या आप बुढ़ापा मार्केट से खरीद सकते हैं कि भी मुझे 1 रुपए का बुढ़ापा दे दीजिएगा? ठीक है ना, कि मुझे 1 रुपए का बुढ़ापा दे दीजिएगा। सैड जो है, क्या आप दुख जो है ना मार्केट से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो ब्यूटी जो होती है इसे हम मार्केट से नहीं खरीद सकते, और जिस चीज को हम लोग मार्केट से नहीं खरीद सकते वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। दूसरा आपका ये भी कह सकते हैं, इसमें फर्स्ट तो बात ये करनी है, आपको याद रखना है कि जिस चीज को हम लोग मार्केट से नहीं खरीद सकते उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दूसरी बात, जिस चीज को हम लोग टच नहीं कर सकते, जिस चीज को हम लोग छू नहीं सकते, जिस चीज को हम लोग देख नहीं सकते, ओनली फेल्ट, केवल महसूस कर सकते हैं। ओनली फेल्ट, केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या सॉल्यूशन हमारे सामने आया है कि ऐसी नाउन्स जिसको आप मार्केट से खरीद नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो। आप किसी का चाइल्डहुड है, बचपन है, चाइल्डहुड है, बचपन है, तो क्या आप बचपन को मार्केट से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। केवल उसे महसूस कर सकते हो। किसी को पेन हो रहा है, केवल उसे आप महसूस कर सकते हो, ना देख सकते हो। केवल ओनली यू कैन फेल्ट, केवल आप महसूस कर सकते हो, ना इसे मार्केट से आप खरीद सकते हैं, ना इसे मार्केट से आप खरीद सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हम आपको कराएंगे। माई डैश इज ब्लैक, माई डैश इज ब्लैक। ठीक है ना। अब देखो, इसमें ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में आया हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसमें है हेयर, बी में दिया हुआ था हेयर्स, ठीक है ना, और सी में दिया हुआ था बोथ, ए एंड बी, और डी में दिया हुआ था नन ऑफ दिस। ये भी आपका एयरफोर्स के अंदर 2008 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2008 में ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है ना। तो इसमें हेयर आएगा या फिर हेयर्स आएगा। ठीक है ना, हेयर आएगा या हेयर्स आएगा। अब देखिए यहाँ पे हेयर आएगा भाई। क्यों आएगा हेयर? HAIR। यहाँ पे हेयर जो है दिस इज अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर यहाँ पे क्या है? दिस इज अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता। ठीक है ना। तो यहां पे हेयर्स नहीं हो सकता। क्यों? वाई? बिकॉज हेयर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता। ठीक है ना। होता है तो वो किस रूप में होता है मैं बता देता हूं आपको। जैसे
आई फाउंड टू, यदि ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इन माई वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाए और आपके ऑप्शन दिए हों कि भाई हेयर, और बी में हेयर्स दिया हो, ठीक है ना, तो यहां पे हेयर्स बी आ सकता है, बी आ सकता नहीं आएगा, हेयर्स आ जाएगा। अब आप कहोगे जी अभी जस्ट आपने कहा था कि हेयर जो है दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, और एक अनकाउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरल होती नहीं है, प्लूरल होती नहीं है उसकी, तो यहां पे कैसे हो गया? बिल्कुल हो गया भाई। देखो भाई, यदि अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव हमारे पास, न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि कोई संख्या हो, न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो, तो हम अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल कर देते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, हो गया ना? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा 5। ये क्वेश्चन आपका आर्मी क्लर्क में आया हुआ है भाई, आर्मी क्लर्क में ये क्वेश्चन आपका आर्मी क्लर्क में आया हुआ है 2007 के अंदर, 2007 में, 2007 के अंदर आया हुआ है। ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि नीचे आपको स्टेटमेंट दे दिए, 4 स्टेटमेंट दे दिए, उनमें से कौन से करेक्ट है। जैसे मैं 2 ही लिखूंगा, माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, माई वाइफ्स सेक्रेटरीज mother has expired। देखिए भाई, दूसरा है हमारे पास, 2 स्टेटमेंट दूंगा मैं आपको। द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, द mother of my wife's secretary has expired। The mother of my wife's secretary has expired। अब देखिए भाई, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। क्यों है करेक्ट? देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट क्यों है, मैं बता दूं आपको बात। वाइफ्स एक नाउन है, सेक्रेटरीज एक नाउन है, सेक्रेटरीज एक नाउन है। हमारा एक नियम है, और यहां इन पे क्या लगा हुआ है, ये ऐसे करके ये जो लगा हुआ है अपॉस्ट्रोफी एस लगा है दोनों के ऊपर, इस पे भी लगा हुआ है अपॉस्ट्रोफी एस, और इसके भी ऊपर लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है हमारा ग्रामर में देयर इज अ रूल, ग्रामर के अंदर एक रूल है कि लगातार कंटिन्यू 2 नाउन्स के ऊपर हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल हम लोग एक के ऊपर कर सकते हैं। तो माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर, ठीक है ना भाई, साइंस तो इसकी सेम निकल रही है। माई वाइफ्स मेरी पत्नी की, सेक्रेटरीज मदर
माई वाइफ्स सेक्रेटरीज, मेरी पत्नी की सेक्रेटरी की मदर हैज एक्सपायर्ड, सेंस तो निकल रही है, लेकिन हम कंटिन्यू दो नाउन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी, मेरी पत्नी की सेक्रेटरी की मदर जो है हैज एक्सपायर्ड, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी, यानी कि एक ही नाउन के ऊपर जो है ना अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, हम दूसरी नाउन के ऊपर नहीं करेंगे। यदि कंटिन्यू दो नाउन आ रही है तो उसका लिखने का ढंग डिफरेंट हो जाएगा। यहां से ले लिया द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। इज द क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका आर्मी क्लर्क में आया हुआ है, दिस इज आर्मी क्लर्क में आया हुआ है, 2004 में ये क्वेश्चन आया था भाई। आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नॉबडी। आई क्वेश्चन आपका ऐसे आया हुआ था, लिख देता हूं मैं, आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी डैश, फुल स्टॉप। अब आपके ऑप्शन आए हुए थे, ऑप्शन ए में था भी एल्स, ये एपोस्ट्रोफी एस है भी, ठीक है ना। बी में था आपका एल्स, ई एल एस ई, एल्सिस, ये साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी। बी में दिया हुआ, सॉरी सी में दिया था एल्स, ई एल एस ई, और डी में दिया था आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ये ऐसे दिया हुआ था क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। सो आपका ए जो है दिस इज करेक्ट, एल्स आएगा, यानी कि एल्स के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है ये आपको बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि एल्सिस का रखा है, प्लूरल बना रखा है इसको, और उसके बाद में साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी लगाता है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है, एल्स भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो एल्स के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस लगा रखा है, ये आएगा। क्यों आएगा देखो भाई, मैं आपको बता देता हूं भाई, एवरीबॉडी, ठीक है ना, नोबडी, एनीवन, नो वन, ठीक है ना। ये सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है ना, इनके बाद में यदि ये सेंटेंस में कहीं भी आते हैं, कहीं भी सेंटेंस में ये आते हैं, तो इनके साथ हम लोग, जैसे नोबडीज, नोबडी शब्द आ गया तो इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। एवरीबडीज आ गया, कहीं भी सेंटेंस में आ गया तो इनके साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन नियम दूसरा भी है कि यदि इनके साथ एवरीबडी, नोबडी, एनीवन, समबडी, ठीक है ना, मान लीजिए समबडी भी है इसके अंदर, समबडी, इनके साथ यदि एल्स शब्द आ गया तो हम एल्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर के अंदर नियम है, ना कि एवरीबडी, नोबडी, एनीवन, नो वन या समबडी के ऊपर हम लोग करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है कि द लाइफ ऑफ द रिच, ये कॉमन एरर्स के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ द रिच ये आपका ए ऑप्शन था, ठीक है ना। इज नॉट इन मैनी वे, इज नॉट इन
मैनी वे, ये आपका बी है, इज नॉट इन मैनी वे एज पीसफुल एज पीसफुल, ये आपका सी ऑप्शन है, ठीक है ना। एज दैट ऑफ द पुअर, एज दैट ऑफ द पुअर्स, ठीक है ना। तो ये आपका डी ऑप्शन है और नो एरर, ये आपका ऑप्शन ई है, ये आपका ऑप्शन ई है। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे आपका ऑप्शन हमारा डी जो है इसमें मिस्टेक है। यहाँ पे पुअर के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, ठीक है ना, यानी कि गरीबों की। भाई अपॉस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होता है, की का आदि के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, गरीबों की। लेकिन एज दैट ऑफ द पुअर, एज दैट ऑफ द पुअर, as that of the poor means the life of the poor, means the life of the poor, means the life of the poor। इसका प्लूरल भी नहीं बनता भाई कभी भी, ठीक है ना। तो यहां पे अपॉस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। एज दैट ऑफ द पुअर का अपने आप में अर्थ है द लाइफ ऑफ द पुअर, गरीबों का जीवन, द लाइफ ऑफ द पुअर, गरीबों का जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है हमारे पास। इसमें आपको एक डायरेक्शन दी गई है भाई, डायरेक्शन दी गई है। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आपका आया था, एक डायरेक्शन दी हुई है। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये दो क्वेश्चन अलग अलग समय के अंदर आए हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या थी आपकी, अवार्ड इज गिवन, अवार्ड इज गिवन, अवार्ड इज गिवन इन बोल्ड टाइप, अवार्ड इज गिवन इन बोल्ड टाइप, एक शब्द दिया गया है बोल्ड टाइप के अंदर। सो आगे कहता है कि चूज वेदर इट इज नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। चूज वेदर it is nominative, possessive और ऑब्जेक्टिव केस, ये ऐसे आया हुआ था, डायरेक्शन दी गई थी। दो क्वेश्चन है ये, 8 और 9, अलग अलग समय के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए थे आपके। सो क्वेश्चंस क्या था ये बता दूं मैं आपको। मोहन्स फादर इज माय फादर, ठीक है ना। मोहन्स अपॉस्ट्रॉफी एस है, फादर इज माय फादर, ठीक है ना। अब यहां पे कहता है कि भी बोल्ड में किया दिया, बोल्ड में क्या है, मोहन बोल्ड में लिखा हुआ है इन लोगों ने, मोहन्स जो है ये बोल्ड में लिखा है। तो कहता है कि ये कौन सा केस है। नॉमिनेटिव केस को आप लोग सब्जेक्टिव भी केस कह सकते हैं भाई, इसको आप लोग सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। पॉजेसिव केस है या नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, इसको आप सब्जेक्टिव भी केस कह सकते हैं, नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये गलत है।
दिस इज नॉट सब्जेक्टिव केस, दिस इज पॉजेसिव केस, दिस इज पॉजेसिव केस। क्यों है पॉजेसिव केस? देखिए भाई, एपोस्ट्रॉफी एस जो है ये पोजेशन को दर्शाता है, पोजेशन को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। ये सब्जेक्टिव केस नहीं है आपका। ये क्या दर्शाता है? अधिकार को दर्शाता है। ये क्या है? अधिकार को दर्शाता है। ठीक है ना। सो मोहन के ऊपर अपोस्ट्रॉफी एस लगा है। मोहन्स फादर इज माई फादर, ये मोहन को अधिकार को दर्शा रहा है उसके फादर के ऊपर। ठीक है ना। सो दिस इज पॉजेसिव केस। ये सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस एक ही बात है, नॉमिनेटिव केस नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? मैं एक सेंटेंस और आपको क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो है ना वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, मैं दोनों क्वेश्चन मैंने साथ दी थी। सोहन ब्रोक द डोर, सोहन ब्रोक द, आप आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िएगा आप लोग। तो यहां पे बोल्ड किया गया है सोहन को, दिस इज अ बोल्ड वर्ड, बोल्ड किया गया शब्द है ये। तो कहता है कि सोहन जो है वो किस तरह का है भाई? नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव है, या फिर जो है ना पॉजेसिव है, या फिर जो है ना ऑब्जेक्टिव है, या फिर डी में नन ऑफ दीज है। ये कौन सा केस है? तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस होगा, क्योंकि मोहन स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो नॉमिनेटिव को हम लोग सब्जेक्टिव केस ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस ही होता है। एक ही बात है, आप नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं या फिर सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। ठीक है ना। डोर हमारा क्या है? दिस इज ऑब्जेक्टिव केस है। और पॉजेसिव केस वो होता है जिसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है, यानी कि पोजीशन होता है। जैसे माई है, ठीक है ना, आवर है, हिज है, हर है, ये पोजीशन को दर्शाते हैं। योवर है, देयर है, ये पोजीशन को दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं? पोजीशन को दर्शाते हैं, अधिकार को दर्शाते हैं। ये लोग अधिकार को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या दर्शाते हैं? ये लोग अधिकार को दर्शाते हैं। किस चीज को दर्शाते हैं? ये अधिकार को दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आया हुआ था आपका, देयर आर मैनी इन मिजोरम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर मैनी इन मिजोरम। देर आर मैनी डैश इन मिजोरम। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या आया हुआ था। ये आपका एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन आया भाई, एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका। ठीक है ना। ए में आपका दिया हुआ था वुड, और बी में आपका दिया हुआ था वुड्स, और सी में था बोथ, ए एंड बी, और डी में था आपका नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट, वुड्स आएगा। क्यों आएगा? देखो भाई, वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी होती है, और वुड्स मीन्स जंगल होता है। अब आप कहोगे कि भी लकड़ी का प्लूरल है, ये तो नहीं। कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनका प्लूरल बनाने पर उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, जिसका प्लूरल बनाने पर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसमें तो क्या होगा? वुड में तो क्या होगा? दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड।
ये टेबल लकड़ी की बनी है, वुड्स नहीं। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड्स नहीं, जंगल से बनी हुई है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं कि जिनके अंदर हम लोग एस लगाने पर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज होता है। कैसे? जैसे नंबर है, NUMBER। नंबर माने क्या होता है? हमारी संख्या होता है। नंबर माने क्या होता है? संख्या होता है। और यदि हम लोग इसमें एस लगा दें, नंबर्स कर दें, तो नंबर्स का मतलब होता है गीत। नंबर्स का मतलब क्या होता है? गीत, या फिर मात्राएं भी होता है भी, मात्राएं। नंबर का मतलब क्या होता, नंबर्स का मतलब क्या होता है? गीत या मात्रा। इसमें एस लगाने पर ही इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो गया। जैसे पीपल डांस्ड टू द टर्न ऑफ हॉलीवुड नंबर्स। पीपल डांस्ड टू द टर्न ऑफ हॉलीवुड नंबर्स। यानी कि हॉलीवुड हॉलीवुड जो है उसके गीतों के ऊपर लोगों ने, उसकी टोन जो थी, हॉलीवुड की टोन के गीत जो थे उनके ऊपर उन्होंने डांस किया। ठीक है, उसके ऊपर उन लोगों ने डांस किया। एक और लेते हैं हम लोग, पेन है। पेन माने क्या होता है भाई? दर्द होता है। ठीक है ना। पेन माने क्या होता है? दर्द होता है। और यदि इसके अंदर एस लगा दें, हम लोग इसको पेन्स कर दें, पेन्स कर दें, तो ये पेन्स का मतलब क्या होता है? जोखिम उठाना, रिस्क उठाना, जोखिम उठाना। इसका मीनिंग ही चेंज हो गया, जोखिम उठाना। जैसे पेन्स का कर रहा हूं मैं, इज देयर पेन इन योर लेग? इज देयर डैश इन योर लेग? अब ये भरना आ जाए भी, इसमें पेन्स भरोगे या फिर पेन भरोगे? पेन भरोगे या पेन्स भरोगे? तो पेन भरेंगे। पेन का मतलब होता है दर्द। इज देयर पेन? क्या पेन है इन योर लेग? तुम्हारी लेग के अंदर। नेक्स्ट, पेन्स का भी आ सकता है, ही टुक ग्रेट खालिस्तान। तो इसमें पेन्स भरोगे या फिर पेन भरोगे? तो इसमें पेन्स भरेंगे। ही टुक ग्रेट पेन्स, उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया, उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं। जैसे अल्फाबेट है, अल्फाबेट एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? वर्णमाला होता है। ठीक है ना। देयर इज अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन इसके अंदर हम लोग एस लगाते हैं, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? भाषाएं होता है। ठीक है ना। जैसे वाटर एक नाउन है हमारी, वाटर मीन्स क्या होता है? पानी होता है। और इसमें एस लगाते ही इसका क्या हो जाएगा? वाटर, समुद्र कह सकते हैं, तालाब भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो है, ये आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है ना, 2013 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। भाई ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये हमारा एयरफोर्स, XY, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड आदि के लिए एक पेड कोर्स है हमारा। दिस इज अ पेड कोर्स। इसमें क्या क्या है? 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हम लोगों ने दिए हैं पिछले 15 से 20 साल के अंदर। जो क्वेश्चंस कंप्लीट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, जैसे एक्स ग्रुप के अंदर आपके फिजिक्स के मिलेंगे 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 मिलेंगे, इंग्लिश के 20 मिलेंगे। वाई ग्रुप में 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के भी मिलेंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, 10 मैथ्स के मिलेंगे, 10 जीके के मिलेंगे। यानी कि 50 नंबर का वाई ग्रुप में कंप्लीट 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, एक्स के और वाई के। प्लस में इंग्लिश ग्रामर और वोकअप का हम लोगों ने कंप्लीट कोर्स दिया है, जिसकी कीमत जो है मात्र 499 रुपये में। आप चाहें तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से RK कैंपस ऐप डाउनलोड करके वहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है भाई। और इंग्लिश में 99% बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं।
ठीक है भाई। अभी हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, देखिए वन ऑफ माई, मजे आ रहे हैं पढ़ने में। वन ऑफ माई डैश अ डॉक्टर। ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आया था। इसमें आपके ऑप्शन दिए थे फ्रेंड इज, बी में आपका ऑप्शन था फ्रेंड्स आर, सी में आपका ऑप्शन था फ्रेंड्स इज, और डी में आपका ऑप्शन था नन ऑफ दिस। देखिए भाई, अब इसमें से क्या आएगा भाई, एक सीधा सीधा सा फंडा है। ये कॉन्सेप्ट जो है क्या है कि वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन प्लूरल होती है एंड वर्ब सिंगुलर होती है। वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन प्लूरल होती है, तो यहां पे फ्रेंड है, प्लूरल नहीं है तो ये तो आ ही नहीं सकता। फ्रेंड्स है लेकिन वर्ब प्लूरल है, ये भी नहीं आएगा। अब ये हमारी फ्रेंड्स जो है, ये वर्ब नाउन हमारी क्या है, प्लूरल है, ठीक है, और वर्ब हमारी सिंगुलर है। सी दिस इज करेक्ट। इज द क्लियर? वन ऑफ के बाद में आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। इसका कहने का अर्थ भी आप समझो। वन ऑफ माई फ्रेंड का मतलब है कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैनी मिथर्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं लेकिन उनमें से एक, मित्र तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से एक जो है इज अ डॉक्टर। तो इज यहां में हमें एक डॉक्टर के लिए प्रयोग किया गया है, ना कि बहुत सारे मित्रों के लिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स मीन्स आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट वन ऑफ देम इज अ डॉक्टर। उनमें से एक क्या है, एक डॉक्टर है। वन ऑफ देम इज अ डॉक्टर। तो इज हमें यहां पे इसके लिए प्रयोग किया गया है, ना कि फ्रेंड्स के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ना कि हमने फ्रेंड्स के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे वन ऑफ माई कार, वन ऑफ माई कार्स, मेरे पास बहुत सारी कारें हैं, इज इन गैरेज। तो वन ऑफ माई कार्स का मतलब है कि आई हैव मैनी कार्स, आई हैव मैनी कार, मेरे पास बहुत सारी कार हैं, लेकिन उनमें से एक इज इन गैरेज। यानी कि वन ऑफ के लिए इसका प्रयोग किया गया है, ना कि कार के लिए। ठीक है ना? तो सीधा एक फंडा भी, एक कॉन्सेप्ट भी है कि वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल होती है और उसके बाद आने वाला वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर रहता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जैसे किसी ने कहा कि मेरा एक लड़का, वन ऑफ माई सन्स, one of my sons is a teacher, इसका मतलब है कि आई हैव, ही हैज मैनी सन्स, उसके बहुत सारे बेटे हैं, लेकिन उनमें से एक, वन इज अ टीचर, उनमें से एक जो है वो क्या है, अध्यापक है। सो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता भी हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 12। कॉन्सेप्ट नंबर 12 आता हमारे पास। देखिए भाई,
व्हेन आई सी हर ऑफ स्प्रिंग्स, व्हेन कॉमन एरर्स के रूप में एक क्वेश्चन पूछा गया था एयरफोर्स में। व्हेन आई सी हर ऑफ स्प्रिंग्स, ये ए पार्ट है, इसमें हमें इनकरेक्ट पार्ट देखना है, ठीक है ना। स्प्रिंग्स आई कैन नॉट, ये हमारा बी पार्ट है। आई कैन नॉट, ये हमारा बी पार्ट है। बिलीव दैट, बिलीव दैट, ये हमारा सी पार्ट है। बिलीव दैट सी इज अबाउ 60, सी इज अबाउ 60, ये हमारा डी पार्ट है। और ई में है नो एरर, दिस इज पास्ट ई। अब देखिए भाई, इनमें से एक पार्ट देखना है जिसपे मिस्टेक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। यदि इफ देयर इज नो मिस्टेक, यदि कोई मिस्टेक नहीं है, सो योर आंसर विल बी ई। अब देखिए भाई, इसमें हमारा पार्ट ए जो है, इसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ऑफ स्प्रिंग्स लिखा हुआ है। ये ऑफ SPRINGS नहीं होता, ये होता है ऑफ स्प्रिंग, होता है SPRING। इसमें एस कभी भी नहीं लगता। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है पहला बच्चा, पहली संतान या फिर पहला बच्चा। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? पहला बच्चा, ठीक है ना, पहला बच्चा। तो यहां पे इसमें एस ये गलत लिखा हुआ है, ये एस जो है ये गलत लिखा हुआ है। ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफ स्प्रिंग होता है, जिसका अर्थ होता है पहला बच्चा। व्हेन आई सी हर ऑफ स्प्रिंग, जब मैं उसके पहले बच्चे को देखता हूं, आई कैन नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता, दैट सी इज अबाउ 60, कि उसकी उम्र जो है 60 से अबाउ है, ऊपर है। ठीक है भी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आता है। दिस हाउस इज मेड ऑफ, दिस हाउस इज मेड ऑफ डैश। ठीक है भाई, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ है। एयरफोर्स कॉमन में आया था, एक्स एंड वाई में 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। दिस हाउस इज मेड ऑफ, ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में आपका दिया हुआ है ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ब्रिक्स एंड स्टोन्स। बी में दिया हुआ है ब्रिक एंड स्टोन्स। सी में दिया हुआ था ब्रिक एंड स्टोन्स दिया हुआ है, सॉरी, ब्रिक्स एंड स्टोन। और डी में आपका था ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है, देखिए भाई, क्या था आपका? ब्रिक एंड स्टोन। तो देखिए भाई, सीधा सा है, ये इसका प्लूरल नहीं होता, ब्रिक एंड स्टोन होता है, ये ब्रिक एंड स्टोन होता है, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है, कोई प्लूरल नहीं होगा, इसका भी प्लूरल नहीं होगा और इसका भी प्लूरल नहीं होगा। तो दिस इज ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक एंड स्टोन, ईंट और पत्थरों से बना हुआ है ये घर। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आता है हमारा। ये आपका नेवी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है भाई, नेवी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, डबल ए के अंदर 2000 जो है ना
2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 में 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। A dash of robbers attacked the traveler. A dash of robbers attacked the travelers. ठीक है ना। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए में आपको बैंड दिया हुआ है और बी में आपको ग्रुप दिया हुआ है और सी के अंदर बोथ दिया हुआ है। बोथ इज करेक्ट, यानी कि ए एंड बी दिस इज करेक्ट। और डी में दिया गया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस दिया गया है, नन ऑफ दिस। तो इसमें भी आपका अ बैंड ऑफ रोबर्स आएगा या अ ग्रुप ऑफ रोबर्स आएगा। तो इसमें बैंड आएगा आपका, BAND बैंड। आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। बैंड का अर्थ क्या होता है, देख क्यों करेक्ट है मैं आपको बता रहा हूं। बैंड का अर्थ होता है गिरोह, गिरोह या आप टोली भी कह सकते हैं, टोली भी कह सकते हैं। और ग्रुप का भी अर्थ यही होता है, ग्रुप का मतलब ही गिरोह होता है और टोली होता है। तो आप कहोगे जिसमें ग्रुप क्यों नहीं आया, वाई डिड यू नॉट यूज ग्रुप, आपने इसमें ग्रुप का प्रयोग क्यों नहीं किया, बैंड का प्रयोग क्यों किया है। भाई नेगेटिव सेंस के लिए, नेगेटिव सेंस के लिए हम लोग बैंड का प्रयोग करते हैं, ना कि ग्रुप का। ग्रुप का हम लोग पॉजिटिव सेंस के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, पॉजिटिव सेंस के लिए हम लोग ग्रुप का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव सेंस के लिए हम लोग बैंड का प्रयोग करते हैं। बैंड और ग्रुप दोनों का मीनिंग सेम है, जिसका अर्थ होता है गिरोह या टोली। लेकिन नेगेटिव सेंस जो होती है, भाई अटैक किया है रोबर्स, लुटेरों ने, लुटेरे जो उन्होंने अटैक किया है ट्रैवलर्स के ऊपर, यात्रियों के ऊपर, तो ये क्या है, दिस इज नेगेटिव सेंस। तो नेगेटिव सेंस के लिए हम लोग बैंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बैंड का प्रयोग करते हैं, ना कि ग्रुप का प्रयोग। तो दो शब्द है हमारे पास, बैंड जिसका अर्थ सेम होता है और ग्रुप जिसका अर्थ दोनों का सेम होता है। अर्थ क्या होता है दोनों का, दोनों का ही अर्थ होता है टोली या फिर गिरोह। लेकिन बैंड जो है इसका प्रयोग हम लोग नेगेटिव सेंस में करते हैं, कहीं भी कोई नेगेटिव सेंस होती है, और ग्रुप का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव सेंस में करते हैं। ठीक है ना। जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपल हेल्प्ड हिम, एक टोली, एक गिरोह एक के लोगों ने जो है ना उसकी सहायता की। एक पॉजिटिव सेंस में हम लोग ग्रुप का प्रयोग करते हैं, ए बैंड ऑफ पीपल नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ पीपल बोलेंगे। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसके ऊपर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, ये एयरफोर्स में आया हुआ भी क्वेश्चन हमारा, आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप में 2002 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, और ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। डेथ ऑलवेज नोज डैश विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज विक्टिम। ठीक है ना, यानी कि मृत्यु जो है अपने शिकार को जानती है, ऑलवेज नोज हमेशा जानती है अपने विक्टिम, अपने शिकार को। ठीक है ना। इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है आपका इट्स, बी में है आपका हिज,
और सी में है आपका हर, और डी में आपका क्वेश्चन आया था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है भाई। क्यों करेक्ट है मैं आपको बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें तो इट्स आना चाहिए, डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम। नहीं भाई, इट्स नहीं आएगा, इसमें हिज आएगा, हर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। ठीक है भाई। अब देखिए भाई, मेल सेक्स के गुण बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा डिटेल में इस क्वेश्चन को मैं आपको कर देता हूं। हमारे मेल सेक्स जो होते हैं उसके गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं। मेल सेक्स में किस तरह के गुण होते हैं, वो वायलेंट होता है, वो क्या होता है, वायलेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा हिंसक होता है। मेल सेक्स जो होता है ना बहुत ज़्यादा हिंसक होता है, उसमें पावर होती है, लोग उससे डरते हैं, उसमें स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, उसमें क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, ताकत भी होती है उसके अंदर। और वो बहुत ही हार्ड होता है मेल सेक्स, बहुत क्या होता है, हार्ड होता है, रफ होता है, बहुत रफ होता है, क्रूवल भी होता है, बहुत खुरदरा होता है, क्रूवल होता है, बहुत निर्दयी होता है। ये सारे के सारे गुण क्या होते हैं, एक मेल सेक्स के अंदर होता है, एक आदमी के अंदर। और यही क्वालिटीज जो होती हैं, ये सारी की सारी क्वालिटीज किसमें होती हैं, यही गुण, ये सारे के सारे गुण किसमें होते हैं, डेथ में भी होती है। डेथ बड़ी भयानक होती है ना, वायलेंट नहीं होती है क्या, पावरफुल भी होती है, किसी के रोके नहीं रुकती, स्ट्रेंथ भी होती है, हार्ड भी होती है, लोग इसको बड़ा निर्दयी मानते हैं, क्रूअल मानते हैं, रफ मानते हैं, बेकार समझते हैं। तो ये सारी की सारी क्वालिटी किसमें होती है, डेथ में भी होती है, समर में भी होती है, और किस में होती है, हमारी समर जो होती है, गर्मी होती है, उसमें होती है। विंड जो होती है हवा में भी होती है, वो बड़े बड़े महल अटारियां जो है ना उनको उखाड़ देती है। वार जो होता है, युद्ध जो होता है, उसमें भी यही क्वालिटी होती है, युद्ध जो होता है उसमें भी यही क्वालिटी होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेल सेक्स में ये गुण होते हैं, ये सारे के सारे गुण किसमें हैं, डेथ के अंदर भी है। डेथ हमारी क्या है, एक नाउन है, यही नाउन। भाई मेल सेक्स के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ही, हिज और हिम, इसी का प्रयोग करते हैं ना। तो यदि ये मेल सेक्स के अंदर ये क्वालिटी है तो ये इनमें भी है, तो इनके साथ भी हमें क्या करना ही चाहिए, मेल सेक्स का प्रोनाउन या तो ही या हिज या हिम का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यहां पे हिज आएगा, इट्स नहीं आएगा, हर नहीं आएगा। हर क्या है, फीमेल सेक्स का प्रोनाउन है, तो यहां पे हिज विक्टिम आएगा, हिज विक्टिम आएगा। ठीक है भाई, इज द क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। मिसिस रेखा हैज डिसाइडेड टू बिकम अ, मिसिस रेखा has decided to become a dash। अब यहां पे जो है ना ये है आपके ऑप्शन में आया हुआ है मॉन्क, और बी में है आपका नन, और सी में है बोथ, ए एंड बी, और डी में है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई, अब इसमें से मॉन्क आएगा या नन आएगा, इसमें नन आएगा भाई। क्यों आएगा, यानी कि भिक्षु होते हैं भाई, मेल सेक्स के लिए हम लोग मॉन्क का प्रयोग करते हैं, और फीमेल सेक्स के लिए हम लोग नन का प्रयोग करते हैं। रेखा यहाँ पे क्या है, रेखा इज अ फीमेल सेक्स, रेखा क्या है हमारे पास, एक फीमेल सेक्स है। इज दैट क्लियर,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपका नेवी SSR के अंदर 2016 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे आया हुआ है? डैश एंड डैश आर गोइंग टू दिल्ली, आर गोइंग टू दिल्ली। देखो भाई, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। इसमें आया है, ऑप्शन में आया है यू ही, ठीक है ना। बी के अंदर आपका ऑप्शन में आया हुआ था ही आई, ठीक है। और सी के अंदर ऑप्शन में आया हुआ था, नहीं नहीं भी मैं गलत लिख रहा हूं भाई। यू ही एंड आई, तीन तीन है भाई इसमें। और बी में भी है ही आई एंड यू, तीन तीन ऑप्शन है भाई। और सी के अंदर है आई ही यू, आई ही यू। और डी के अंदर है आपका नन ऑफ दिस। तीन तीन ऑप्शन है। अब देखिए भैया, सो कौन सा आएगा इसमें भाई? ऑप्शन ए में है यू ही आई, यू, आई ही यू, यानी कि तीन प्रोनाउन है। इसमें से कौन सा आएगा? तो मैं कहता हूं भी फर्स्ट आएगा इसमें। फर्स्ट क्यों आएगा ये मैं बता देता हूं कि यू कॉमा ही एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली, आर गोइंग टू दिल्ली। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्यों आएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्यों आएगा ये मैं बता देता हूं आपको। देखो भाई, एक हमारा नियम है, ग्रामर है। ग्रामर में एक कॉन्सेप्ट है 231। दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और तीन का मतलब होता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। कहने का मतलब यह है कि यदि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन आए और वो भी क्या हो? सिंगुलर हो। टू और मोर देन टू प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, टू और मोर देन टू or more than two pronoun in a sentence, और वो भी प्रोनाउन भी क्या हो? हमारे सिंगुलर हो। ये सारे के सारे सिंगुलर है। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ही सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, वो भी क्या है? सिंगुलर हो। तो हम 231 नियम का प्रयोग करेंगे। हम हमारा कॉन्सेप्ट जो है 231 नियम का पालन करेंगे। 231 का मतलब है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, उसके बाद में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और उसके बाद में एक का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज करेंगे, यानी कि यू ही एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि कैसे भी लिख दो, चाहे पहले फर्स्ट पर्सन का लिख दो, बाद में सेकंड का लिख दो, फिर थर्ड का लिख दो। ऐसे नहीं नियम होता है। यदि एक सेंटेंस में टू और मोर देन टू, यदि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन आते हैं और वो सिंगुलर हैं, तो 231 नियम का रूल लागू होगा। 231 नियम का रूल लागू होगा। या आपकी हिंदी में भी ये रूल लागू है। कैसे? जैसे मैं और वह अच्छे मित्र हैं। जैसे मान लो आपने हिंदी में बोल दिया मैं और वह
अच्छे मित्र हैं। और मैं आपको समझा देता हूं अच्छी तरह, अच्छे मित्र हैं। तो भाई ये हमारा हिंदी में सेंटेंस गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैं सिंगुलर है और वह सिंगुलर है। एक सेंटेंस में टू और मोर देन टू प्रोनाउन आ रहे हैं, दो या दो से अधिक प्रोनाउन आ रहे हैं, तो 231 नियम का लागू होगा। सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड का यहां पे है नहीं तो थर्ड पर्सन का, यानी कि सबसे पहले वह आएगा मैं की जगह, वह और मैं, और फिर फर्स्ट पर्सन का आएगा। अच्छे मित्र हैं, ये सेंटेंस करेक्ट है आपका। और इसकी इंग्लिश भी ऐसे ही बनेगी। यदि आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे कि आई एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, तो ये इंग्लिश भी आपकी गलत मानी जाएगी। और इंग्लिश इसकी बनाएंगे वह और मैं, यानी कि ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट। ये बिल्कुल आपकी करेक्ट है। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका आर्मी क्लर्क के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। आर्मी क्लर्क के अंदर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया आपका, ठीक है ना। यू आर बेटर देन दिस, यू आर बेटर देन, THAN है, THEN नहीं है भाई, देन दिस, ठीक है भाई। आप देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। चार ऑप्शन आपके दिए हुए थे। ऑप्शन ए के अंदर मी है, बी के अंदर आपका आई है, ठीक है ना, सी में आपका हिम है, और डी ऑप्शन में आपका हर है, ठीक है ना। डी ऑप्शन में आपका हर है, इसका है हर है। तो क्या आएगा? देखिए भाई, इसमें आई का प्रयोग होगा। क्यों होगा ये मैं बता देता हूं, ठीक है भाई। ये मैं आपको बताता हूं, आई का प्रयोग होगा। आई, दिस इज करेक्ट। आई यहां पे क्या है? एक सब्जेक्टिव केस है, मी यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है, और हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, हर भी जो है ना ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसमें यहां पे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग क्यों हुआ है? सब्जेक्टिव केस का प्रयोग क्या हुआ है? देखो भाई, हमारा एक इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है एज और देन। देन आ गया ना, THAN ना कि THEN। एज और देन, एज और देन के बाद, एज और देन के बाद यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, किसके बीच में है? दो ऑब्जेक्ट, यू आर बेटर देन आई, आई और यू के बीच में कंपैरिजन है। दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, दो हमारे क्या हैं? दो सब्जेक्टिव केस बीच में, सॉरी, दो हमारे सब्जेक्टिव केस हैं, ठीक है ना। यानी कि दो चीजों के बारे में कह सकते हैं आप लोग, यानी कि कंपैरिजन दो के बीच में है। आप ऐसे नॉर्मल तौर पे भी कह सकते हैं एज देन के बाद यदि कंपैरिजन जो है वो दो के बीच में है, बिटवीन टू है, तो देन और एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, सी इज एज इंटेलिजेंट एज डैश, शी इज एज इंटेलिजेंट, यानी कि दो के बीच में कंपैरिजन है, एज, शी इज एज इंटेलिजेंट एज डैश, इसमें ही आएगा या फिर हिम, तो इसमें ही आएगा भाई। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बताया ना कि एज और देन के बाद,
ठीक है ना। यदि कंपैरिजन तुलना दो के बीच में है तो एज और देन के बाद में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। सब्जेक्टिव केस क्या है? ही है, ठीक है ना। यानी कि दोनों, ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है, दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई। इससे नेक्स्ट जो है ना, मैंने बिल्कुल डिफरेंट लिया है, इसी से बिल्कुल डिफरेंट है। 19वां क्वेश्चन बिल्कुल इससे डिफरेंट लिया है मैंने। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है आप लोगों को, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि कहीं एग्जाम में आया होगा, हो सकता है। शी रेस्पेक्ट्स यू मोर देन, क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी respects you more than खालिस्तान। इसमें फिल इन द ब्लैंक, चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है मी, ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है आई, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ही, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है शी। अब देखिए भाई, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि मी का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो इससे पहले क्या था, वो क्वेश्चन था, मैं आपको समझा दूं। शी इज बेटर देन आई। तो यहां पे तो क्या है, यहां पे हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? यहां पे हम लोग इससे पहले जो 58वां क्वेश्चन था उसमें सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया है, और यहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे तुलना जो है दो के बीच में थी, शी और आई के बीच में। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश के अंदर कि भी एज और देन के बाद में हम लोग सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं यदि कंपैरिजन दो के बीच में है। और यहां पे किसके कितने के बीच में है? सी रेस्पेक्ट्स यू, यानी कि वो एक तो ये हो गया सी रेस्पेक्ट्स यू, दूसरा ये आ गया हमारे पास, दो आदमी ये हो गए, और तीसरा कोई और भी है, तो तीन के बीच में हो गया। ठीक, किसके बीच में हो गया? तीन के बीच में। तो आप इसका कह सकते हैं कि यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, दो हमारे पास क्या आ गए ऑब्जेक्ट, ये था, एक तो हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया और एक ये ऑब्जेक्ट आ गया, दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, तो एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर देंगे। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भी देखो, सी रेस्पेक्ट्स यू, वो आपका आदर करती है। दो तो यही आ गए ना, तो दो से अधिक मोर देन टू आ गए, मोर देन टू लोग आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे एज और देन के बाद में। सी रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, मोर देन आई नहीं आएगा, मोर देन आई यहां पे आ सकता है। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक सेंटेंस और देता हूं आपको। सी विल गिव यू एज मैनी बुक्स एज, सी विल, इसमें देखो क्या आएगा, भर के देखो। शी विल गिव यू एज मैनी बुक्स एज मैनी बुक्स एज डैश, और इसमें है आपका भाई ऑप्शन है ही और हिम। ये क्वेश्चन आपका भाई मैंने लिखा हुआ है कि आपका नेवी के अंदर एसएसआर में 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो भाई, शी विल गिव यू, एक तो ये हो गया हमारे पास, कोई चीज लगा लो, चलो है तो ये सब्जेक्टिव केस, और एक ये हो गया, और तीसरा ये भी हो गया। यानी कि एज और देन के बाद में यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एक तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा यहां पे। तो हम लोग एज और देन के बाद में क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20।
20 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। मैनी एन एप्पल डैश रॉटन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैनी एन एप्पल डैश रॉटन, ठीक है ना, क्या है, रॉटन। देखिए भाई, इसमें आपके ऑप्शन में एक क्वेश्चन आया हुआ था, एयरफोर्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है भाई, वाज आएगा, ठीक है ना, या फिर बी के अंदर वर दिया हुआ है, या फिर वर आएगा, और सी के अंदर दिया हुआ है आर, और डी में दिया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसमें वाज आएगा हमारा। क्यों आएगा वाज, ये आपको बता देते हैं। देखो भाई, मैनी जो है ये क्या है हमारी, मैनी, मैनी हमारी प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन कैसी है, प्लूरल है। तो प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके बाद वर्ब भी तो प्लूरल आनी चाहिए भाई, वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई। हम लोगों ने वाज का प्रयोग किया, मैनी एन एप्पल वाज रोटन, हमने वर्ब का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया, देखो भाई, मैनी के बाद में, मैनी के बाद में ए या फिर एन आता है तो वर्ब हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बिल्कुल घर बैठे जादुई विधि से, सिर्फ मात्र 499 रुपये में स्पोकन का कंप्लीट कोर्स है। तो आप खरीदना चाहते हैं तो आर के कैंपस ऐप डाउनलोड कर दें और वहाँ से आप खरीद सकते हैं। दिस इज नवोदय विद्यालय का है, स्पेशल ऑनलाइन कोर्स है हमारा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, 21 के ऊपर चलते हैं। कॉमन एरर्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, द टीचर्स पार्ट ए है आपका, एज वेल एज द स्टूडेंट्स, as well as the students, always as the students absented themselves ये आपका सी पार्ट है, फ्रॉम द क्लास। ये आपका डी पार्ट है, नो एरर। ये आपका ई पार्ट है। अब देखिए भी, इसमें कौन से पार्ट में आपकी मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है तो आप कह सकते हैं कि नो एरर, आपका ई आंसर हो सकता है। द टीचर, एक मिनट भैया, द टीचर्स नहीं है, टीचर है भैया, TEACHER है भैया, सॉरी माफ कीजिएगा। द टीचर as well as the students absented themselves from the class, absented themselves from the class। तो इसमें आपका यहाँ पे themselves जो है ये गलत है, themselves जो है ये आपका गलत है, themselves की जगह himself आएगा। क्यों, ये आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, the teacher as well as the students absented himself from the class। अब आप कहोगे जी ये तो स्टूडेंट्स आ रहा है तो प्लूरल है, तो यहाँ पे भी प्रोनाउन प्लूरल आना चाहिए, themselves आना चाहिए, लेकिन himself आएगा। क्यों आएगा, देखिए भी, जब दो नाउन
एज वेल एज से कनेक्ट है। पहली नाउन हमारी क्या है? टीचर है। दूसरी नाउन हमारी क्या है? स्टूडेंट है। ये दोनों नाउन जो है एज वेल एज से कनेक्ट हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब दो नाउन, चाहे वो सिंगुलर और प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं है, जब दो नाउन एज वेल एज से कनेक्ट हैं तो यहां पे टीचर हमारी क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। और स्टूडेंट्स हमारी क्या है? दिस इज अ प्लूरल नाउन। दिस इज अ प्लूरल नाउन। यानी कि एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन एज वेल एज से कनेक्ट हैं। यानी कि दो नाउन जब एज वेल एज से कनेक्ट हो तो ये उसके बाद आने वाला प्रोनाउन जो है, उसके बाद यदि किसी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो पहले आने वाली नाउन के अनुसार ही उसका प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो यहां पे टीचर क्या है? टीचर एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन का प्रयोग यहां पे टीचर्स के लिए हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, ना कि देमसेल्व्स का, ना कि हम लोग देम सेल्व्स का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है सी वेस्टेड डैश मनी इन गैम्बलिंग। मनी इन गैम्बलिंग। इन गैम्बलिंग। तो ऑप्शन ए में आपका आया हुआ है ये हिज ऑल। बी में है ऑल हिज। और सी में है आपका बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। और डी में है आपका नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो देखिए भी आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है? ऑल हिज आएगा यहां पे, ऑल हिज आएगा। सी वेस्टेड ऑल हिज मनी इन गैम्बलिंग। उसने अपना सारा का सारा पैसा जुए में उड़ा दिया, वेस्ट कर दिया। तो यहां पे हिज ऑल क्यों नहीं आया? हिज यहां पे क्या है? हिज एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हिज क्या है? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये पहले क्यों नहीं आया? यहां पे ऑल का प्रयोग क्यों किया हमने? यहां पे ऑल का प्रयोग क्यों किया? तो देखो भाई एक बार मैं समझा देता हूं। हमारा आपका माई जो है, माई है, ठीक है ना। माई है, हिज है, हार है, देयर है, आवर है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? दीज ऑल आर पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और डिटर्मिनस भी कह सकते हैं। इसको आप पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और इनको डिटर्मिनस भी कह सकते हैं। डिटर्मिनस भी कह सकते हैं, इनको आप डिटर्मिनस भी कह सकते हैं। तो देखो भाई हमारा एक नियम है कि यदि आपके सेंटेंस में कहीं भी पॉजिटिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनस आते हैं, माई, हिज, हर, देयर, आवर, और उनके साथ ऑल शब्द आता है, तो ये सारे के सारे डिटर्मिनस जो हैं ऑल के बाद यूज होंगे, ऑल से पहले नहीं होंगे। ऑल माई आएगा ना कि माई ऑल आएगा। ऑल हिज आएगा ना कि हिज ऑल आएगा। ऑल हर आएगा ना कि हर ऑल आएगा। ऑल देयर आएगा ना कि देयर ऑल आएगा। ऑल आवर आएगा ना कि आवर ऑल आएगा। यानी कि ऑल के बाद सारे के सारे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनस का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस लिख दिया कि माई ऑल students were happy. My all students were happy.
देखिए भी आप लोग इसको ध्यान से, मजे आ रहे हैं ना पढ़ने के लिए? ये बताइए पहले, आनंद आ रहे हैं पढ़ने में? ठीक है, ओके। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्यों है भाई? माई क्या है? माई हमारा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और इसका प्रयोग ऑल के बाद में आएगा। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? ऑल माई स्टूडेंट्स, all my students were happy. All my students were happy. All my students were happy. ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कॉमन एरर्स के रूप में आया भाई। सी इज डैश, ए पार्ट है आपका, माई आपका बी पार्ट है कॉमन एरर्स के रूप में, और द आपका क्या है? सी पार्ट है, और बेस्ट फ्रेंड दिस इज डी पार्ट है, और नो एरर दिस इज पार्ट ई। तो इसमें भाई पार्ट सी में आपकी मिस्टेक है, क्यों है? पार्ट सी में आपकी मिस्टेक है, यहां पे द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो आप सोच रहे हैं कि भी बेस्ट जो है यहां पे एक सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट यहां पे क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है। यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्ट आता है, जैसे सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज हिज बेस्ट फ्रेंड, सी इज आवर बेस्ट फ्रेंड, सी इज देयर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना? तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद में दा का प्रयोग नहीं होता, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग कब नहीं होता? जब उससे ठीक उससे पहले यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, आवर, देयर, हिज, हर आता है, तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग नहीं करते। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग नहीं करते। यह आपका क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप में आया हुआ है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में आया हुआ आपका क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग चलते हैं भी हमारा क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। क्या है? माई बॉयज वर, वही है कॉमन एरर के रूप में है ये क्वेश्चन। माई बॉयज वर, ये हमारा पार्ट ए है। Singing loud near the singing loud near the, ये हमारा पार्ट बी है। टेम्पल एंड अ policeman, टेम्पल एंड अ policeman, ये चलो यहाँ से कर लेते हैं। टेम्पल एंड ये हमारा सी पार्ट है। policeman, temple and policeman was following them, policeman was following them, was following them, ये हमारा डी पार्ट है, और नो एरर दिस इज ई। तो इसमें हमारा यहाँ पे बी पार्ट के अंदर है, लाउडली आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज लाउडली, ठीक है ना? सिंगिंग लाउडली, ठीक है ना? सिंगिंग लाउडली आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे। 25 क्वेश्चंस में क्या आता है देखिए आप लोग।
व्हेन शी सा द बेबी, व्हेन, ये आपका एयरफोर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हेन शी सा द बेबी, when she saw the baby dash was playing, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है इट दिया हुआ है, बी के अंदर ही दिया हुआ है, और सी के अंदर शी है आपका, और डी के अंदर है दे। ठीक है, अब देखिए भाई, इसमें हमारा ऑप्शन ए आएगा, करेक्ट आएगा ए। व्हेन शी सा द बेबी इट वाज क्राइंग, तो बेबी तो क्या है, एक यानी कि लिविंग थिंग्स है, एक सजीव वस्तु है, और सजीव के लिए हम लोग ही शी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे या तो आना चाहिए था, ही आना चाहिए था, या सी आना चाहिए था। ठीक है ना भाई, हो सकता है वो लड़की है लड़का है तो आना चाहिए था, लेकिन इट का प्रयोग हुआ है, इनका प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूं भाई इट का प्रयोग हम लोग किस किस के लिए करते हैं, यंग चाइल्ड, यानी कि यंग चाइल्ड जिसका सेक्स हमें मालूम नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, वहां पे हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, वहां पे हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। यंग चाइल्ड, एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं। लाइफलेस थिंग्स, ठीक है ना, इनके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। और इट का प्लूरल आपको बता दूं, इट का प्लूरल जो है वो दे होता है भाई, इट का प्लूरल जो है यहाँ पे दे होता है। तो आप कहोगे जी यहाँ पे दे का प्रयोग नहीं किया क्योंकि बेबी सिंगुलर है। यहाँ पे ऐसा होता व्हेन शी सा द बेबीज, ठीक है ना, दे वर क्राइंग, दे वर प्लेइंग, तब आपका यहाँ पे दे आ सकता था, यहाँ पे बेबीज होता तो, क्योंकि इट का प्लूरल जो है वो दे होता है, इट का प्लूरल जो होता है वो दे होता है। और कंट्री के लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं भाई, कंट्री के लिए भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे अमेरिका इज अ डैश, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है। सो इज अ सुपर पावर, डैश इज अ सुपर पावर। तो यहां पे इट का प्रयोग होगा या ही का प्रयोग होगा, तो इट का प्रयोग होगा। देश के लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, इट इज अ सुपर पावर, इट इज अ सुपर पावर। ठीक है ना, एक और प्लूरल का एग्जांपल देख लो भी आप लोग, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, are developing countries, ठीक है ना। अब आगे है फुल स्टॉप करके है, आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म, इंटरनल टेररिज्म। तो यहां पे हमारा इट आएगा या फिर दे आएगा, यहां पे दे का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि इट का प्लूरल दे होता है। यहां पे दो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे दे का प्रयोग होगा। सो दे आर फेसिंग
इंटरनल टेररिज्म, वो इंटरनल टेररिज्म फेस कर रहे हैं। तो ये हमारा एयरफोर्स जीडी का जो है ना कंप्लीट कोर्स है 499 में। एयरफोर्स जीडी में सिर्फ इतना कर लीजिएगा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा एयरफोर्स जीडी के अंदर, ठीक है ना। सो भी बच्चों अगली सेशन में हम लोग जल्द ही आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भाई आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ना सब्सक्राइब, शेयर और जो है ना लाइक कर दीजिएगा। जय भारत, जय हिंद।